वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ यूजुअल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे, अगर आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इन ओवरसीज एंड व्हाट आर द compliance requirement, what are the regulatory requirement under FEMA, and what are the documentation required at the time of filing or reporting the compliances, right? तो हम ये कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। और ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी प्रोसीजर को जानने से पहले आपको कुछ एक टर्म का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे ऑथराइज डीलर बैंक कौन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इंडियन पार्टी जॉइंट वेंचर कौन होता है। तो ऑथराइज डीलर बैंक जो है ऑथराइज डीलर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है आरबीआई के पास। जो इंडियन पार्टी होती है रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है, उसको सभी ट्रांजेक्शन करने हैं इस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो सभी इसके थ्रू ही, यहाँ पर इसकी जो ब्रांच है उसके थ्रू ही होंगे, ठीक है। तो ये आप जो है इसे डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी जो कि सेटअप की गई है एब्रॉड में बाय 2 और मोर इंडियन प्रमोटर्स। तो इंडियन प्रमोटर्स कलेक्टिवली कॉल क्या कहलाएंगे, इंडियन पार्टी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो उनको सभी ट्रांजेक्शन जो है जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू जो है यहाँ पर कंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इंडियन पार्टी तो समझ जाएंगे, जॉइंट वेंचर, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड सेक्टर। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से परमिटेड सेक्टर है और कौन कौन से नहीं है। तो रियल इस्टेट में जो जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग बिजनेस है, वो प्रोहिबिटेड सेक्टर है फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट बिजनेस है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो है प्रोहिबिटेड सेक्टर है। इसके अलावा पर इसके अंदर जो टाउनशिप वो कंस्ट्रक्शन होता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमियम का, वो इंक्लूड नहीं है, यानी उसमें आप जो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब है रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ एमा एक्ट 1999, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स पर्सन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा है, देन आपको क्या है रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। पर इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं है, ए पर्सन हु हैज गॉन आउट इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर डूइंग द बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, फॉर एनी अदर पर्पस। अब हम जानेंगे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट या प्रोसीजर क्या है फॉर ओटीआई ओडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। अगर ऑटोमेटिक रूट के अंदर ओडीआई है तो इंडियन पार्टी को किसी भी प्रायर अप्रूवल लेने की रिजर्व बैंक से कोई भी नीड नहीं है फॉर डूइंग द और मेकिंग दैट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है। आपको फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 एंड फाइल करना पड़ेगा और इट विल बी सर्टिफाइड फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडरी नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ओडीआई इज न्यू। ओडीआई न्यू जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडरी में किया जा रहा है, तो वहाँ पर वैल्यूएशन रिपोर्ट की नीड नहीं है। सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 ऑफ रेस्पेक्टिव एडी बैंक, फॉर्म A2 यहाँ पे फाइल होगा फॉर्म रेस्पेक्टिव एडी बैंक अलॉन्ग विद द अबव मेंशन्ड फॉर्म ओडीआई 1। पार्ट 1 में जो डिटेल्स होगी वो होगी जॉइंट वेंचर की और होली ओन्ड सब्सिडरी की, इंडियन पार्टी और रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेमिटेंस एट द टाइम ऑफ इनिशियल रेमिटेंस, फॉर रिपोर्टिंग द रेमिटेंस ऑफ सप्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट एनी अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इट इज pertinent to note that in case of partial or of full investment in existing foreign company। आप क्या है फुल इन्वेस्टमेंट में से जो आप हैं क्या कर रहे हो, इन केस ऑफ पार्शियल ऑफ फुल इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, पार्शियल पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट जो है इन्वेस्टमेंट क्या है मोर देन 5 मिलियन और 5 मिलियन यूएस डॉलर, और इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ऑफ स्वैप ऑफ शेयर्स वैल्यूएशन डन बाय द कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी और इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर ओडीआई अंडर अप्रूवल रूट। The applicant should approve their designated authorized dealer with the proposal which shall be submitted to Reserve Bank after due scrutiny with the specific recommendation of the designated AD bank। ये हमको ये चाहिए। अब हम देखेंगे क्या क्या डिटेल्स हमको नीड होगी फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द फॉर्म ODI। तो ट्रांजेक्शन नंबर जनरेटेड बाय ODI एप्लीकेशन, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ इंडियन एंटिटी, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ओवरसीज एंटिटी, बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोजल, brief details of transaction, reasons for seeking approval, mentioning the extent FEMA provisions, observation of designated AD bank, prime facie validity of joint venture wholly owned subsidiary, contribution to external trade and other benefits, recommendation of designated bank, letter from IP address to the designated AD bank, board resolution for proposed transaction,
diagrammatic representation of organizational structure indicating all subsidiaries of IP horizontally and vertically their stake, incorporation certificate and valuation certificate from overseas entity। ठीक है। पोस्ट इन्वेस्टमेंट कंप्लाइंसेस क्या होंगे? फॉरेन FLA रिटर्न जाएगी ऑन बिफोर 15 जुलाई फॉर ODI और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाएगी इन फॉर्म ODI पार्ट 2 ऑनर बिफोर 31 दिसंबर ऑफ ODI और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर थ्रू AD बैंक। ठीक है, ये सारा यहाँ पर कंप्लाइंस पार्ट रहने वाला है। आई होप this video is very helpful for understanding about what is the compliance requirement for this kind of overseas direct investment. Thank you very much for watching this video. If you have any query related to the income tax, GST, trade laws, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.